पाठ 2 व्याकरण विभाग। विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हम आज पाठ 2 के अंतर्गत व्याकरण विभाग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इसका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमसे व्याकरण विभाग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है, निम्नलिखित अयोग वाक्य दो दो उदाहरण लिखिए। अर्थात अयोग वाक्य हमें दो दो उदाहरण यानी एग्जाम्पल लिखने हैं। ये अयोग वाक्य क्या होता है, पहले हम इसे अच्छी तरीके से जान लेते हैं। अयोग वाक्य वो अक्षर अथवा वो चिन्ह होते हैं, वो अक्षर अथवा वो चिन्ह होते हैं जिन्हें पूरी तरीके से ना तो स्वर में समाहित किया गया है ना ही व्यंजन में समाहित किया गया है। अर्थात ना तो वो स्वर होते हैं और ना ही वो व्यंजन होते हैं। ऐसे अक्षरों को या ऐसे चिन्हों को अयोगवाह कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि हमसे अयोगवाह से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है विसर्ग और चौथा है हलंत। अनुस्वार और अनुनासिक के ऊपर हमने एक व्याख्यान किया है और उसमें काफ़ी गहराई से इस बात को बताया गया है कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, दोनों के मध्य क्या अंतर होता है, दोनों का उच्चारण क्या होता है और दोनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपने उस व्याख्यान को देखा होगा तो आप यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं हम इसके दो दो उदाहरण कैसे लिखेंगे। अनुस्वार अर्थात सिर्फ बिंदु। क्या होता है? सिर्फ बिंदु। मैंने बताया भी है कि अनुस्वार का उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि का प्रवाह होता है, अर्थात नाक से ध्वनि निकलती है। तो दो उदाहरण यहाँ पे क्या हैं? पहला है गंगा और दूसरा है डंडा। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ग के ऊपर भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और ड के ऊपर भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। आप यहाँ से देखोगे तो म के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगी है और अ के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगी है, अर्थात मांग के ऊपर भी और आ के ऊपर भी, माँ के ऊपर भी और आ के ऊपर भी किसका प्रयोग हुआ है? चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। जब हम अनुस्वार और अनुनासिक पे वार्ता कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। तीसरा देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार से होता है। यहाँ आप त के बगल में देखोगे तो दो बिंदुएं लगाई गई हैं। ठीक उसी प्रकार म के अगर आप बगल में देखोगे तो दो बिंदुएं लगाई गई हैं, जिसे हम कहते हैं प्रातः नमः। अर्थात जो इसका उच्चारण होता है वो ह की तरह होता है, पर ये पूरी तरीके से ह नहीं होता। यदि आप यहाँ पे पूरा अगर ह कहोगे तो क्या हो जाएगा? प्रातः नमः। लेकिन हम उच्चारण क्या कर रहे हैं? प्रातः नमः, अर्थात ह को आधा रूप में प्रकट कर रहे हैं। हलंत वो अक्षर होते हैं जो किसी अक्षर को आधा तरीके से या उसके अर्ध रूप में लिखने में उसकी सहायता करते हैं। यहाँ आप देखोगे कि एक शब्द लिखा है विद्यालय, दूसरा शब्द लिखा है विद्यार्थी। दोनों में द का प्रयोग हुआ है लेकिन द आधा लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार जब भी हम किसी शब्द को आधा लिखते हैं तो उसके नीचे कुछ ऐसा निशान लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि जो यहाँ पे अक्षर लिखा गया है वो क्या है? आधा लिखा गया है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। विद्यालय और विद्यार्थी। तो इस पृष्ठ पे हमने यह सीखा कि अयोगवाह किसे कहते हैं और उसके दो दो उदाहरण क्या होते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले पन्ने की ओर। दिए गए शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए या लिखो। अनेकार्थी क्या होता है? जिसके अनेक अर्थ हों, अर्थात ऐसे शब्द जिनके एक नहीं अनेक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। यहाँ पे कुछ हमारे सामने शब्द लिखे गए हैं। पहला है कनक, दूसरा है अंक, तीसरा है भक्ति और चौथा है गुण। देखते हैं कि कनक का क्या अर्थ होता है। कनक का एक अर्थ सोना होता है यानी गोल्ड और दूसरा अर्थ धतूरा होता है। एक अर्थ क्या होता है? सोना होता है और दूसरा अर्थ धतूरा होता है। धतूरा दिखता कैसे है? इस चित्र में आप देख सकते हैं। दूसरा है
अंक, अंक के दो अर्थ क्या होते हैं? पहला होता है गिनती और दूसरा होता है निशान। अर्थात अंक के दो अर्थ होते हैं, पहला है गिनती और दूसरा है निशान। तीसरा भक्ति, भक्ति का एक अर्थ पूजा होता है और भक्ति का दूसरा अर्थ बांटना होता है। चौथा है गुण, गुण का एक अर्थ निपुणता होता है और दूसरा अर्थ लाभ होता है। निपुणता अर्थात निपुण होना, जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज में पारंगत हो जाता है, निष्णात हो जाता है, कहने का तात्पर्य है कि वो उस चीज में एक्सपर्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं वो काफी निपुण हो चुका है। तो गुण का एक अर्थ निपुण यानी निपुणता, यहाँ पे ता प्रत्यय लगने से ये क्या बन चुका है? भाववाचक संज्ञा बन चुका है। तो एक अर्थ निपुणता होता है और दूसरा अर्थ लाभ होता है। हमसे कुछ और भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे है अवकाश। अवकाश का एक अर्थ मौका होता है और दूसरा अर्थ अंतर होता है। एक और शब्द है कुल, कुल का एक अर्थ खानदान होता है और दूसरा अर्थ सारा या पूरा। क्या होता है? सारा या पूरा। तो कुल के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी शब्द लिखे गए हैं इनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे केवल दो ही उदाहरण के तौर पर लिखने हैं। काम के दो अर्थ होते हैं, पहला है कार्य और दूसरा है इच्छा। गति, गति का मतलब होता है चाल या दशा, चाल या दशा। तो बच्चों, इस पृष्ठ पर हमने यह सीखा कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं और कुछ ऐसे शब्द थे जिसके हमने अनेक अर्थ भी देख लिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर। वर्तनी शुद्ध करो, अर्थात यहाँ पे हमारे सामने कुछ शब्द लिखे रहेंगे जिसकी हमें वर्तनी शुद्ध करके लिखनी है। चलिए देखते हैं हमसे कौन कौन से ऐसे शब्द पूछे गए हैं। आगामी, परीक्षा, अत्याधिक, वाणी, वृज, मृग, जितने भी शब्द लिखे गए हैं ये अशुद्ध हैं। अब हम इसका शुद्ध रूप देखेंगे। जैसे आगामी नहीं होता है, क्या होता है? आगामी, अर्थात भविष्य में आने वाला। परीक्षा में छोटी ई की मात्रा लगी है, जबकि परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा लगती है। यदि आप परीक्षा में छोटी ई की मात्रा लगाओगे तो उसका उच्चारण होगा परीक्षा, और हम कहते क्या है? परीक्षा। अर्थात र में बड़ी ई की मात्रा लगने से इसके ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। अत्याधिक, सही क्या होता है? अत्यधिक होता है। अत्याधिक अशुद्ध रूप माना जाता है। वाणी, वाणी नहीं होता, हिंदी में वाणी होता है, अर्थात वचन या बोलना। वृज, वृज नहीं ब्रज, अर्थात भगवान कृष्ण की धरती जहाँ पे वो जन्मे थे, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृग, मृग नहीं बल्कि मृग होता है। मृग का अर्थ है हिरन। उपसर्ग की परिभाषा, इस पृष्ठ पर हम उपसर्ग जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग लगता कैसे है, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। चलिए देखते हैं कि उपसर्ग की क्या परिभाषा है। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दें या उसका अर्थ ही बदल दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, यानी शब्द नहीं होते, और जो शब्द नहीं होते उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात उपसर्ग जब किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तो ही अपने अर्थ को बता पाएंगे। यदि उनका स्वतंत्र प्रयोग किया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। चलिए देखते हैं कि उपसर्ग के बारे में और कुछ हम जानकारी एकत्रित करते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, जैसा कि हमने प्रत्यय में देखा था कि प्रत्यय शब्द के बाद में लगते थे, लेकिन उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। जैसे अन उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने पर, अन उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है। हमने यहाँ पे देखा था कि विशेषता ला दें या उसका अर्थ ही बदल दें। यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो बन जो शब्द है, बन मतलब बनना यानी क्रिया, एक तरीके से ये क्रिया है, लेकिन जैसे ही उसमें अन उपसर्ग लगा उसके अर्थ में पूरी तरीके से क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो हमने क्या सीखा है?
उपसर्ग या तो अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या अर्थ में थोड़ी बहुत विशेषता ला देते हैं। अनबन बनता है, जिसका विशेष अर्थ है मनमुटाव। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तेजी आती है। जैसे भ्रमण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई। अर्थात एक भ्रमण शब्द है, अगर हमने उसमें परि उपसर्ग लगाया तो होता है परिभ्रमण। भ्रमण का मतलब होता है घूमना और परिभ्रमण का मतलब होता है चारों तरफ घूमना। यानी अर्थ में परिवर्तन नहीं आया, बल्कि उसके अर्थ में तेजी आ गई। कहने का तात्पर्य यही है कि उपसर्ग हमेशा अर्थ को बदलते नहीं हैं, कभी कभी अर्थ में विशेषता भी लाते हैं, कभी कभी अर्थ को परिवर्तित भी कर देते हैं। वही बात यहाँ नीचे लिखी गई है, कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बन शब्द में देखा। बन शब्द में जैसे ही अन उपसर्ग लगा, उसके अर्थ में पूरी तरीके से परिवर्तन आके अनबन बन गया। चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पर और देखते हैं उपसर्ग से संबंधित कुछ और बातें। उपसर्ग की संख्या। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग देखोगे आप तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। अर्थात हिंदी भाषा में 1, 2, 3 इतने सारे उपसर्गों का प्रयोग होता है। हिंदी के उपसर्ग तो प्रयोग में आते ही हैं। हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। फिलहाल हमारे पाठ्यक्रम में जिस उपसर्ग की चर्चा की गई है वो है अ उपसर्ग। हमसे यह पूछा गया है कि अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द लिखो। अर्थात हमारे सामने कुछ शब्द लिखे रहेंगे, उसमें हमें अ उपसर्ग लगाना है और वो शब्द अपने आप विलोम रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे परिवर्तित होते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ शब्द है लौकिक। लौकिक का मतलब होता है जो सांसारिक हो, जो इसी संसार का हो। स्वच्छ, शिष्ट, सहज, पूर्ण। यदि हम लौकिक में अ उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा अलौकिक, जो इस संसार का ना हो। जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब अलौकिक पुरुष थे और हम क्या हैं? लौकिक पुरुष हैं। स्वच्छ में यदि अ उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? अस्वच्छ। शिष्ट में अ उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? अशिष्ट। सहज में अ उपसर्ग लगा तो असहज। पूर्ण में अ उपसर्ग लगा तो अपूर्ण। तो इस अध्याय में हमने यह सीखा कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का प्रयोग कैसे होता है और उपसर्ग किस प्रकार से अर्थों को बदल देते हैं या अर्थों को विस्तार से प्रकट करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 1, 2, 3, 4, 5 केवल 5 ही उपसर्ग नहीं दिए गए हैं, अर्थात केवल 5 ही शब्द नहीं दिए गए हैं, इसमें 10 शब्द दिए गए हैं। 5 के शेष शब्दों को मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं और आप इसे घर पे कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के व्याख्यान में आपने जो कुछ भी सीखा उसे आप घर पे बैठकर उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, अर्थात उसका दोहरान करेंगे और जो कुछ भी सीखा है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।